टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वर्क, दूसरा एनर्जी और तीसरा पावर। तो आज हम लोग सिर्फ इन तीनों को पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना। इस चैप्टर में पढ़ना है क्या क्या, ऐसे मैंने अभी जस्ट बोला तीन ही चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? वर्क, एनर्जी और पावर। बट जब हम एनर्जी पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे हम एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, सेकंड बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और एक और थ्योरम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। उससे आपके ज़्यादातर इस चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो उस थ्योरम को पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोग पावर पे आएंगे। और ये दो जो लास्ट के पार्ट्स आपको दी हुई हैं, एक है इक्विलिब्रियम की समरी, जहाँ पे हम ये जानेंगे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे उसे हम फाइंड आउट करते हैं। और फाइनली लास्ट आपका जो पार्ट होगा वो क्या होगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जहाँ पे हम मिनिमम कंडीशन जानेंगे कि जिससे आसानी से कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल सर्कल को आराम से कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है ये? तो हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से, वर्क डन से। क्या होता है वर्क डन? एनी ऑफ यू, एनी आइडिया क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करता हूं। मैं बोल रहा हूं यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये क्या है? प्रोडक्ट है किसका किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन विच डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यू कैन से वर्क डन क्या है हमारा? वर्क डन हमारा क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गॉट माई पॉइंट? तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उस डायरेक्शन में जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट। और ये चीजें जो है ना, हम लोग आसानी से वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्लियर कर पाते हैं। हम वहां पे बोलते हैं ना, आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे जे के साथ ही होगा और के किसके साथ होगा? के के साथ ही होगा। मीन्स सेम डायरेक्शन वाले पॉइंट्स को आप यहाँ पे, सेम डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, करते हो ना। तो ये बात आराम से यहाँ पे वर्क डन में हम लोग यूज में भी लेकर आते हैं। तो ध्यान से इसके फॉर्मूले को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखो फॉर्मूला। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ वर्क डन जो होगा हमारा W इज इक्वल टू F डॉट DR। और इस पूरे को हम क्या कर दे रहे हैं? इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करोगे तो यू कैन राइट F into dr cos theta, where theta is angle between f and dr। यहाँ पे आगे में इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाओगे तो कमी रह जाएगी। क्यों कमी रह जाएगी? क्योंकि हम अभी एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें तो f डॉट dr से आपको क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा, जो कि dr डिस्प्लेसमेंट के लिए है। और ऐसे अगर हम dr डिस्प्लेसमेंट वाले जितने भी वर्क डन थे सबको ऐड कर देंगे तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? नेट वर्क डन का नाम देंगे। इज दिस पार्ट इज ओके टू एवरीवन? तो ये बस एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। आई एम राइटिंग ऑल दोज फॉर्मूलाज वन बाई वन। हम बाकी इससे जितने भी फॉर्मूलेज बन सकते हैं उन सबको अभी मैं लिखकर आपको दिखाता जाता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया? मेन फॉर्मूला। अब इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला फॉर्मूला मैं निकालता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ निकलता है, इफ f इज कांस्टेंट। इफ f इज कांस्टेंट, अगर f हमारा कांस्टेंट होगा तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप सिंपल वे में f को बाहर निकाल लोगे और बाकी क्वांटिटीज को क्या कर लोगे? डिफरेंशिएट कर लोगे ना? हाँ या ना? तो वहां पे जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R। इज दिस पॉइंट इज ओके? और देखो मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया है, प्लीज उसे लिख भी लेना। थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड R। इज दिस पार्ट इज ओके बेटा? क्लियर है ना? अब थोड़ा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ आ गया, यहां से आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ये है हमारे पास
कि अगर मुझे ये एफ और डी आर दिया हुआ हो, एफ इज इक्वल टू किसी ने मुझे दिया, ये क्या है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है ना, और डी आर क्या है हमारे पास, इट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप है, ये मुझे गिवन है. सो इन दिस केस हाउ आई विल फाइंड माई आंसर, मैं अगर वर्क डन निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा. तो हमारे लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मैंने अभी जस्ट बोला था ना आपको कि हम लोग x को x वाले से, आई कैप को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाले को जे कैप वाले से करेंगे, और के कैप वाले को किससे करोगे आप, के कैप से करोगे. आप बोलोगे सर बाकी मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करते, तो बाकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करने का रीजन क्या है, आई अगर जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री होगी, और कॉस 90 क्या होता है बच्चों, कॉस 90 क्या होता है 0, तो वर्क डन आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा. तो आप फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल में और मूवमेंट हो रहा है वर्टिकल में, तो वर्क डन होना है क्या, नहीं होना है. ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे W की वैल्यू को अब लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस एफ जेड इंटू डी जेड और इसका इंटीग्रेशन, एंड आई विल गेट माई आंसर. क्या ये सेकेंड फॉर्मूला भी इससे क्लियर है आपका. और थर्ड जो आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा वो कैसा बनेगा, हम लोग लिख रहे हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर और इस पूरे को कर रहे हैं इंटीग्रेट. आप बताओ इंटीग्रेशन को क्या आप एरिया अंडर द कर्व के नाम से जानते हो. आप अगर उस कर्व के अंदर का एरिया निकालो तो आपको क्या इस बार वर्क डन मिल जाने वाला है. कर्व किसके किसके बीच में बनाना पसंद करोगे बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जिसे आप यहाँ पे पोजीशन बोलोगे एक तरीके से, है ना, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में अगर आप यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस ग्राफ के अंदर का एरिया आपको वर्क डन की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. इज दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इट इज एरिया अंडर द एफ वर्सेस आर कर्व. इज दिस पार्ट इज ओके. क्या ये तीनों आपको क्लियर हो गए. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म इसको अगर यहाँ पे भी यूज कर रहे होते तो क्या एक एडिशनल पॉइंट और आप ऐड कर सकते थे, एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ जेड इंटू डेल्टा जेड. क्या ये भी इंक्लूड कर सकते थे आप यहाँ. तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे लगता है अब आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. क्लियर है या कहीं कोई कंफ्यूजन है. अब ये बताओ वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो डॉट प्रोडक्ट से ही समझ में आ गया. इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा बताओ. ये तीनों के तीनों हो सकते हैं. बहुत अच्छे बेटा. तो हम लोग यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं हमारा वर्क डन क्या हो सकता है, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन लेस देन जीरो एंड वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर. ये कब होगा हमारा, ये कब होगा हमारा, जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी. यहाँ पे आप इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हो, है ना. सेकेंड पॉइंट में क्या होगा हमारा, जब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा और हमारा 180 डिग्री से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, वैसे केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव रहेगा. और अगर हम जीरो की बात करें तो थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 90 डिग्री हो जाती है, इन दैट केस वी कैन से द वर्क डन इज जीरो. इज दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. तो ये सब कॉस थीटा की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है. मुझे लगता है ये तीनों पॉइंट्स पे आपको क्लियर हो गए होंगे. यहाँ से बच्चों फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं. तो वर्क डन के जो मोर और लेस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सब मैंने इस बोर्ड पे लिख दिए हैं. इससे बाहर कोई फॉर्मूला जो है ना वो ज़्यादातर यूज होगा नहीं. ये लिख दिया ना आपने तो इसी से सब डेराइव होते हैं. तो कुछ नया फिर आने वाला अब आगे है नहीं. इसको एफ एक्स डेल्टा एक्स मैंने बोला ना, यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, आई कैप जे कैप और के कैप लिख रहे हैं. एफ को हम एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड लिख रहे हैं. इन दैट केस आप ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो.
ये सेम इसी से निकला हुआ पॉइंट है, आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, मतलब इन दोनों का ये एक तरीके से क्या है, कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चों। यहां से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो और मुझे ये विश्वास है कि आपसे हो भी जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन। तो आपको फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और आपको मूव कितना करना है, 10 मीटर, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस। ये दोनों चीजें हमें दी हुई है ना, 10 मीटर दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे 5 न्यूटन भी दिया हुआ है। हमें बोला गया वर्क डन हमारे पास 25 जूल है, तो हमें एंगल बताना है ना। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। W को हम लोग क्या लिखते हैं, F इंटू डेल्टा आर, साथ में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो, है ना। मैं यहाँ पे F की जगह पर क्या लिख दूं, F की जगह पर मैं लिख दूंगा बेटा, अभी जस्ट आपने देखा है ना, इट इज 5 न्यूटन, डेल्टा आर इज नथिंग बट 10, सो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज कैलकुलेटेड। आप इसे 25 डिवाइडेड बाई 50 लिखोगे और इसे आप 1/2 लिख सकते हो, जहां से हम बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होनी है, 60 डिग्री होनी है। इज दिस पार्ट इज ओके, बहुत आसान था ना। आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, इसमें कौन सी पार्ट्स जो हैं वो सही होने वाली हैं, जल्दी बताना। पिछले में मैंने 60 पे टिक किया था क्या, नहीं किया था, ओके। चलो तो आगे आते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं सिखाना है, मुझे क्या है कि इससे जुड़ी हुई जो बातें और भी हैं वो भी आपको सिखानी है। तो एक बार ध्यान से सुन भी लो। आपसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैंने बात की है, आपको सिखाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, याद हो तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा यहाँ पे, नहीं बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमेशा आपका जो होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है, और फोर्स हमेशा आपका किधर लग रहा होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो वो किधर एक्ट करेगा, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर करेगा ना। ये दोनों आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आप वेलोसिटी क्यों ले रहे हो, हमें तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है। आप अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, यहाँ पे अगर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, तो इस एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, क्या अलोंग द वेलोसिटी ही होगा। तो हमारा जो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो कि डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ पे बताने के काम आएगा, और हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड सिंस दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यू कैन से कि ऐसे केस में किसी तरीके का कोई वर्क डन नहीं होने वाला। और ऐसे सोचो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बदल रही है क्या, स्पीड सेम है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बदल रही है। तो आगे चल के जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत आप लोग सब लोग पढ़े हुए हो तो आपको आइडिया है, हम वहाँ से भी कह सकते हैं कि हमारा यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो वर्क डन होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है ना सभी को। तो ध्यान रखना, बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, गलत है ना बिल्कुल। हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट डायरेक्शन हर जगह पे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। थर्ड पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट होती बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता कि हाँ आप सही बोल रहे हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है, बट वेलोसिटी सिंस डायरेक्शन बदल रही है इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है। और जब नो फोर्स एक्ट ऑन इट की बात की जाती है, तो हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसे नॉन जीरो बना रहा है, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू को जीरो नहीं रख रहा, वो उसको क्या बना रहा है, नॉन जीरो बना रहा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमें इस बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया हुआ है, आपको वर्क डन निकालना है। बता सकते हो क्या क्या आएगा आंसर, क्यों आ रहा है जीरो, क्यों आ रहा है जीरो, बोलेंगे ये तो कैलकुलेट करके दिखेगा ना। हम यहाँ पे अगर W को निकालने जाएं
तो W निकालने में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले लेना पड़ेगा Fx मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट से, है ना? तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? -1 इंटू क्या दिया हुआ है इस बार बेटा? 2। एंड फाइनली द थर्ड वन, ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। इज इट ओके टू एवरीवन? अब देखो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो क्या 0 जूल आंसर आने वाला है? 0 जूल नहीं लिखना चाहिए, 0 लिखना चाहिए, है ना? तो मैं इसे 0 लिख रहा हूँ। 0 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? आंसर आ जाएगा। डन है बच्चों? तो ये इजी क्वेश्चंस हैं और कभी न कभी ये सारे क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, है ना, किसी न किसी फॉर्म में। आज नहीं आए हैं, पहले आया करते थे, है ना? अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, बट फिर भी क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दे दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो पैटर्न होगा वो यही होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पे लाइनें दिखाई देनी लगती है ना, वहाँ हमारा दिमाग थोड़ा चलना कम हो जाता है। बट आपका भी चलना कम होगा क्या? आपको सिखाया है मैंने आज, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम क्या करते हैं? हम उन दोनों के बीच का एरिया निकालते हैं, और एरिया अंडर द कर्व हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें वर्क डन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हमें x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 6 तक हमें क्या करना है? वर्क डन की वैल्यू बतानी है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन द एरिया अंडर दिस कर्व। क्या ये एक ट्रापीजियम जैसा है? और अगर ये ट्रापीजियम है तो मैं इसके एरिया को क्या लिखूंगा बेटा? एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9। तो 3 + 6 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहां से? बताओ। 9, ये आ गया हमारे पास 13.5 जूल। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमें क्या करना है? सिंपल एरिया अंडर द कर्व निकालना है। जिससे ट्रापीजियम का एरिया ना याद हो, अब उसे याद भी कर लेना। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड्स थे आपके, इन दोनों के साइड का सम किया आपने और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर आपके पास आ गया। डन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ है ना? बस बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो सॉल्व करने में लगते हैं इसे, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पहले तो लॉजिक में हल्का सा आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है। रेन वाटर गिर रही है, मतलब शुरू में क्या हुआ? बादल से पानी गिरना स्टार्ट हुआ। जो पानी की बूंदें नीचे आती हैं और जो पानी की बूंदें ऊपर से चलती हैं, क्या दोनों का साइज एक जैसा होता है? नहीं होता। रीज़न क्या है? बहुत सारा एयर रेजिस्टेंस है जो कि उसको बार बार जो है अफेक्ट कर रहा होता है। हम इतने डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन हमें बस सिंपल सा इतना बोला गया कि आप एक रेन वाटर को कंसीडर करो जो कि 1 ग्राम का है। कहाँ से गिर रहा है? 1 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। नीचे आकर 50 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक किया। मैंने अभी क्या पॉइंट बोला आपको? अगर रेन वाटर के गिरने की हम बात करते तो फ्री फॉल होता, और फ्री फॉल होता तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आते आते उसको जो वेलोसिटी मिलती, क्या वो √2gh के बराबर होती? हाँ या ना? तो हम अगर और कोई फोर्स नहीं लगाते, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन की बात करते, तो हम बोलते कि बॉटम तक आते आते उसके पास √2gh वेलोसिटी आ जानी चाहिए थी। बट सिंस एयर ड्रैग इज अप्लाइड ऑन इट, अदर हिंड्रेंसेस आर अप्लाइड ऑन इट, उसका जो वेलोसिटी है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आते आते √2gh के बराबर ना होकर किसी और वैल्यू को अचीव कर रहा है। टेक g कांस्टेंट विथ अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? आपको बताना है कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क किया होगा और रेजिस्टिव फोर्स ने क्या वर्क किया होगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है बेटा? नीचे। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस डायरेक्शन में है?
नीचे की ओर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये कैसा होना चाहिए मेरा? क्या ये हमेशा इस केस में पॉजिटिव होना चाहिए? मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखता हूँ? एम जी मल्टीप्लाइड बाई एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? एम की जगह पर मैं ले लेता हूँ 1 ग्राम, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ जी इज 10, और एच की जगह पर मैं 10⁻³ मीटर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं? इन दोनों को रिमूव कर देते हैं हम, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? 10 जूल। और जानते हो सबसे खास बात क्या है? दूसरे को तो सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, सिर्फ एक से ही आपका आंसर निकल के चला आ रहा है। कल भी एक बच्चे ने बताया था मुझे बाहर आके, है ना, बाहर क्लास के बाहर बताया भी था, जो हम लोग कल एक क्वेश्चन कर रहे थे ना स्लोप वाला, कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर जो है हमें एक व्हीकल को सेफ टर्न कराना है। वो क्वेश्चन आपका डायमेंशन से भी सॉल्व हो रहा था। मैं ये शायद बोलना मिस कर गया था, है ना, तो आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी डायमेंशन से भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन चेक करके भी वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आगे आते हैं, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। मैंने बताया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत आराम से आ गया, और आंसर इसी से आ जाएगा। बट मुझे आपको सिखाना है दूसरा मेथड भी, है ना, जहाँ पे हम रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो है वर्क डन निकाल पाएँ, ये भी सीखें, ठीक है ना। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है बेटा। मेरा कहना यह है कि अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास कुछ एनर्जी थी, और जब वही बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गया है हमारा रेन ड्रॉप, तो भी उसके पास कुछ एनर्जी है। तो पहले की एनर्जी और अब की एनर्जी में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्यों है? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ने कुछ एनर्जी को वहाँ पे क्या किया है? डिसिपेट करा दिया है, कुछ एनर्जी को खर्च करा दिया है। अग्री करते हो मुझसे? तो मैं यहाँ पे क्या एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी थी? इनिशियली इसके पास कितनी एनर्जी थी? mgh के बराबर थी। और अब इसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ mv² के बराबर है। जो भी एनर्जी अब बची हुई होगी ये क्या हो गई होगी? क्या ये वर्क डन बाय द कौन सा फोर्स बोला गया था? रेजिस्टिव ना, तो मैं भी रेजिस्टिव ही लिख देता हूं। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के बराबर रही होगी क्या? मैं यहाँ पे एक माइनस साइन भी लगा देता हूँ बेटा। माइनस साइन लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स जो काम कर रहा होगा वो नेगेटिव कर रहा होगा, है ना। और आपने तो अभी सिर्फ वैल्यू में बात कर ली ना। आप ऐसे टोटल फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करते हैं ना, बट हमने यहाँ पे क्या किया? इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर लिया है। तो एक माइनस हमने एडिशनल डाल दिया है ना, उस माइनस को कंपनसेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये माइनस साइन दिया है। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैंने क्या किया? पहले की एनर्जी में से लास्ट की फाइनल एनर्जी को माइनस किया, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये माइनस साइन लगाया है यहाँ। डन है बिल्कुल। और लॉजिकली समझना है तो आप ये बोल सकते हो कि हमारा रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई वर्क डन जो हमारा होना है वो कैसा होना है? नेगेटिव होना है। डन है बिल्कुल। वैल्यूज पुट कर लो। mgh तो अभी निकाला था आपने, इट इज 10 जूल, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इंटू 50 का स्क्वायर क्या 2500 लिख दूं? से यस और नो लिख दूं? क्या ये 1.25 हो रहा है बेटा? और ये 1.25 को अगर आप 10 में से माइनस करोगे तो 8.75 आएगा। यू विल गेट -8.75 जूल एज योर करेक्ट आंसर। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को? दोनों के दोनों क्लियर हैं? आगे यहां से बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां से आ जाते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ, जहां से हम लोग एनर्जी के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो दो तरह की एनर्जी हमें सीखनी है। पहली अगर मैं बोलूं तो उसे आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी। और सेकेंड हमारा जो होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो अ बॉडी विल पजेस सम एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई चीज अपने मोशन के कारण एनर्जी को पजेस कर रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी का नाम दोगे। एंड इफ द बॉडी पजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, देन पोजिशन और यू कैन से द कन्फिगरेशन, देन यू विल से दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये? तो वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी आई वो क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। उसके कन्फिगरेशन के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी उसके साथ एसोसिएट हुई वो एनर्जी कौन सी हो गई? वो एनर्जी हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये दोनों?
हाँ ना तो बोल दो। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। आपके लिए जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं मैं उन्हें एक एक करके लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई m इंटू वी स्क्वायर। अभी भी लिखा था हमने। यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मास को, और v से आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? सॉरी, m रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मास को, एंड v से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। अगर हम लोग यहाँ पे mv को देखें तो क्या mv को हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं? अब न्यूमरेटर में अगर आप m मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में m मल्टीप्लाई करते ही आपका न्यूमरेटर क्या p स्क्वायर हो गया? इसका मतलब एक और फॉर्मूला आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। इज दिस पार्ट इज ऑल्सो ओके? यहाँ पे p किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? p इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर मोमेंटम। हम इसे लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के काम में लेकर आ रहे हैं। डन है? आप यहां से अब प्रोपोर्शनैलिटी चेक करो। देखो, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होना है? मास के। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मास के हैं, सेम वेलोसिटी से चल रही है ना, दो बॉडीज हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, मुझे दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है, मैं मास को कंपेयर कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, दोनों बॉडीज का मोमेंटम अगर सेम है और मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना चाहता हूं, क्या इस बार यहां पे मुझे मास का इनवर्स रिलेशन दिखाई देने वाला है? दे रहा है बिल्कुल। तो हम बोलेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मास के इनवर्स रिलेशन में है। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? आपसे कभी कभार इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है जहां पे आप p की वैल्यू को आराम से 2m मल्टीप्लाइड बाई के के रूट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? अगर आप ट्वाइस ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी लेते हो और उसका रूट लेते हो तो आपके पास यहां से डायरेक्टली p की वैल्यू चली आती है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ूं? हाँ ना तो बोल दो। बढ़ूं आगे? ओके बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। बार बार अभी इसके बारे में बोल रहा था ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आता है, बहुत सारी बातें इसके बारे में की गई हैं, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्क को किसके साथ रिलेट करने वाला थ्योरम है? एनर्जी के साथ। एनर्जी में भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पे, तो हम बात करेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा निकल कर आता है, जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि हमारा जो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज है ना, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप इसको किसके बराबर लिखते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखते हो। यहां जब हम ऑल लिखते हैं ना, तो ऑल का मतलब क्या हो जाता है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, प्लस वर्क डन बाई अगर कोई इंटरनल हुआ तो इंटरनल फोर्स। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है क्या? जितने भी तरह के फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो, दोनों आपके लिए नया वर्ड है, आज की क्लास में मैं कवर करूंगा, ठीक है ना? तो हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण हो, नॉन कंजर्वेटिव के कारण हो, इंटरनल फोर्सेस के कारण हो, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हो, वॉट एवर इट इज, आपको इस पे कोई ध्यान नहीं देना। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा किसके बराबर होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता भी हूं, ठीक है ना? ध्यान से देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक रफ सरफेस ले रहा हूं। मैंने क्या किया, एक रफ सरफेस लिया है। ये मान लो मेरे पास एक रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस के ऊपर हमने एक मास को प्लेस कर दिया। ये मान लो हमारे पास एक मास है, ये हमने प्लेस किया। इस मास को यहाँ पे हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड की। इसका मास का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 kg, ठीक है? यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दिया हुआ है
दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5. ओके, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया. फोर्स लगाया मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन का. कितने का फोर्स लगाया? 20 न्यूटन का. ठीक है, हमें बोला गया कि यहाँ पे कुछ एयर रेजिस्टेंस की भी पॉसिबिलिटी है. चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन को सिंपल रखता हूँ जिससे आप भी ज़्यादा ना उलझ जाओ. हमसे बस इतना पूछा गया कि जब ये ऑब्जेक्ट इस किसी पोजीशन पे पहुंचा है तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी ये आपको फाइंड आउट करके बतानी है. ठीक है, ये फोर्स जो है आप इसके ऊपर लगा रहे हो, आपको ये वेलोसिटी बतानी है, और डिस्टेंस जो इस दौरान इसने कवर किया है इट इज इक्वल टू 20 मीटर. ये डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है यहाँ पे कितने के बराबर है? 20 मीटर के बराबर है. ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा? नहीं है ना. सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में लगते हैं. ध्यान से देखा जाए कैसे कर सकते हैं. अभी मैंने आपको क्या बोला था बेटा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. ये सबके सब मिलकर क्या होने वाली हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी है. मानते हो सब? अग्री? अग्री. अब यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से. यहां बताओ, अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो क्या नीचे की ओर mg लग रहा था और एक mg ही यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की ओर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. क्या दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं? फोर्स y एक्सिस के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग. इट मींस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वी कैन से दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. अग्री करते हो? अब मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता हूं. यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? आप बताओ. क्या फ्रिक्शन जो है यहां पे वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? और अगर मैं फ्रिक्शन के कारण यहां वर्क डन निकालने जाऊं तो क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले मैं फ्रिक्शनल फोर्स लिखूंगा. क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू इंटू एम इंटू जी. म्यू इज 0.5, एम इज 2, जी इज 10. सो आपको 10 न्यूटन मिल जाने वाला है, यहां से 10 न्यूटन मिल जाने वाला है. अग्री? हाँ ना तो बोल दो. म्यू एम जी क्या होगा हमारे पास? इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन. डन है ये भी. इसका मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालने के लिए मुझे फोर्स पता चल गया. डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास? 20. और क्या यहाँ एक माइनस साइन मुझे लगा देना चाहिए? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो हमारा यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा क्या वो नेगेटिव होगा? फोर्स हमारा पीछे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे की ओर है. प्लस सेकेंड पार्ट पे आते हैं. एक्सटर्नल फोर्स आपने 20 न्यूटन का लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 20 का ही है. क्या यहाँ पे इंटरनल फोर्स है कोई? से यस और नो? नो. तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? 0. आगे बताओ. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोले तो इट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0. क्या लिखने में कहीं पे कोई दिक्कत है? अब आप बताओ, क्वेश्चन टफ है क्या? यहां से आ गया हमारे पास 200, यहां से आ गया मेरे पास वी स्क्वायर. सो v इज इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड. इज इट फाइन? एवरीवन से यस और नो. इज इट फाइन? आसान था ना? टफ था? आसान था बिल्कुल. हमें बस चारों को क्या करना है? सर्च कर लेना है कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनके कारण वर्क डन क्या हो रहा है. और एक बार अगर ये निकल गया तो इक्वेट किससे करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से. हमारे पास हमारा आंसर निकल के चला आएगा. क्लियर? तो मैंने बहुत आराम से बेटा ये एक सॉल्व करके दिखाया जिससे आप आगे चल के आराम से इसे लगा सको. नॉर्मल एन का तो बेटा कोई काम ही नहीं है ना आपका. एन, एम जी ये सब जो है ऐसे भी नॉर्मल रिएक्शन के कारण अगर आपसे कोई वर्क डन पूछता है तो वो अलग बात है. अदरवाइज एन जो है ना वो जितना बॉडी जो है इस सरफेस पे लगा रही होगी उतनी ही ये सरफेस भी इस बॉडी पे लगा दे रही होगी. तो नेट वर्क डन उसके कारण अगर कुछ होता भी यहाँ, ऐसे तो यहाँ है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही उस डायरेक्शन में नहीं है, तो भी हमें कंसीडर करने की नीड ही नहीं थी. वो एक इंटरनल फोर्स की तरह यहाँ पे वर्क करता जो कि एक दूसरे से कंपनसेट होता. तो इस ऐसे फोर्स को तो कंसीडर ही मत करना. ठीक है ना?
खुद से तो ऐसे फोर्स को लेने की कोई नीड है ही नहीं कहीं से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 2-3 तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। एक होगा जहाँ पे आपका फंक्शन t के फॉर्म में दिया हुआ होगा, और एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे आपको फंक्शन आपका x या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया हुआ होगा। दोनों जगह मेरा बच्चों को सजेशन होता है यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, यू कैन इजीली गेट द आंसर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा मास कितना है, 3 kg का है। आप कांस्टेंट फोर्स उस पर लगा रहे हो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, और s को मुझे यहाँ पे दिया हुआ भी है एक रिलेशन के फॉर्म में। s है कितना, 1/3 t² है, वेयर t इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। हमें क्या करना है बच्चों, मुझे कितनी देर के बाद यहाँ पे इसका बताना है, मुझे कितनी देर के बाद बताना है वर्क डन, 2 सेकेंड। तो इसको बनाने के 2 तरीके। पहला, अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या मैं आराम से वेलोसिटी का इक्वेशन लिख सकता हूँ इससे? वेलोसिटी लिख लिया तो क्या फिर मैं एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन आ गया तो मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स मिल जाएगा ना, और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। एक ये तरीका होता है, बट मैं यहाँ पे ये तरीका आपको नहीं बोलूँगा प्रेफर करने। यू शुड गो फॉर द नेक्स्ट मेथड जो अभी हमने सीखा। हमने क्या सीखा, वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा ना। यहाँ पे बताओ, अगर हमारे पास S गिवन है, आप बच्चों मुझे हेल्प करना, S मुझे अगर दिया हुआ है तो क्या मैं यहाँ से V का इक्वेशन लिख सकता हूँ? इट इज 1/3 इंटू 2t मीन्स 2t/3। डू यू अग्री विथ मी? नाउ गो फॉर द सेकेंड पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की एट टाइम t = 0, क्या ये 0 मीटर पर सेकेंड था? और इसी वेलोसिटी की बात करता हूं एट टाइम t = 2 सेकेंड, तो क्या मैं इसी को 4/3 मीटर पर सेकेंड कह सकता था? आप मुझे बताओ, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता हो गई, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? मुझसे पूछा क्या गया है बेटा, वर्क डन। क्या वर्क डन जो यहाँ पे होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई m। m की जगह क्या लिख दूं, m की जगह क्या लिख दूं बेटा, 3 kg मल्टीप्लाइड बाई 4/3 का स्क्वायर। इफ वी सॉल्व इट वी विल गेट 8 डिवाइडेड बाई 6, और यू कैन से 4/3 जूल एज आर करेक्ट आंसर। कोई चॉइस मैच कर रहा है क्या? क्यों नहीं मैच किया बेटा? 9 हुआ, 9 से ये कट गया, 3 हुआ, अच्छा 16 था ना, सॉरी बेटा, माई बैड। इट इज 8/3 जूल। डन है बिल्कुल। तो कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और अप्रोच भी आपको समझ में आ गया। आपको जब कभी भी s जो है वो t का फंक्शन दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप सिंपल वे में s के हेल्प से v निकालना, v की वैल्यू निकालना इनिशियल और फाइनल वाली, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हमें क्या दे देती है, वर्क डन दे देती है। हम उससे अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। डन। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन x डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स। देखो इन्होंने यहाँ माइनस साइन लगाया नहीं, बट यूज क्या किया है, वर्ड रिटार्डिंग। इसका मतलब है आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप जो है यहाँ पे एक माइनस साइन, जब इसको कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करो तो वो माइनस साइन अपनी तरफ से ले लो। मेरा पॉइंट क्लियर है आपको? आगे आते हैं। ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल फ्रॉम x = 20 मीटर टू x = 30 मीटर वी आर सपोज टू फाइंड इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यही बोला गया ना। तो मैं यहाँ क्या लिखता, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते थे ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलते हैं, कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अच्छा एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया है, सॉरी, है ना, एक्सटर्नल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स में कंफ्यूज मत होना।
आप इन दोनों में से जिसको भी लेना चाहते हो आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है, दैट फोर्स इज एक्चुअली अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ये अभी हमें पता नहीं है। हम अभी जानते हैं क्या, रिटार्डिंग से ही सिर्फ ये बात नहीं कह सकते ना कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। आप बोलोगे सर अभी तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ा ही नहीं। मैं हल्का सा उसका आइडिया दे देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जो कि पाथ से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। मैंने एक बॉल को फेंका, ऊपर की ओर फेंका, है ना, वो किसी हाइट तक गया। दूसरी बार वही बॉल जो है ना, वही बॉल जो है थोड़ा सा इस वे को मैं बदल रहा हूँ। मैंने फेंका नहीं, मैंने एक बॉल को पकड़ा और उठा के यहाँ ले गया, और दूसरी बार इसी बॉल को मैं इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ लेके गया। क्या दोनों में वर्क डन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा। हम जानते हैं ना कि हमने जो फोर्स लगाया है वो किसके अगेंस्ट लगाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। शुरू और अंत में क्या हुआ है बस इसे देखकर अपने आंसर को कोट कर देता है। बट यहीं पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात होती, मैं इस पोजीशन से उस पोजीशन तक किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा होता, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे करा रहा होता, और एक बार मैं घुमाकर उसे ले जाता, क्या दोनों में मुझे वर्क सेम करना पड़ता? आंसर है नहीं। जितना लंबा लेंथ हम कवर करते उतना ही ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता। तो फ्रिक्शनल फोर्स पाथ पे डिपेंड कर गया। ऐसे फोर्स को आप क्या बोलोगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कंजर्वेटिव नहीं है। और जहाँ पे पाथ कोई भी मायने नहीं रखता, इंडिपेंडेंट आप काम कर सकते हो, वैसे फोर्स को आप क्या कहोगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल लूं तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब क्या है? हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्लियर है क्या बच्चों सभी को? अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। मैं यहाँ पे इसे नॉन कंजर्वेटिव नहीं मानता अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव है कि कंजर्वेटिव है। बट यहाँ सिंपली लिखा हुआ था कि सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, मैं एक्सटर्नल फोर्स की तरह तो उसे ट्रीट कर ही सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? इसको भी नहीं लिखता, इसको भी नहीं लिखता, और सीधे सीधे क्या लिखता मैं? माइनस ऑफ 0.1 x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। डू यू अग्री विथ मी एवरीवन? अब आप बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको? क्या फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है? बोलोगे सर वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, फाइनल एनर्जी ही पूछ ली गई है ना? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इज दिस वन इज 0.1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स क्या डालना है मुझे? 20 से 30 तक। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप क्या लिखोगे बेटा? इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई m, m इज गिवन 10, बहुत बढ़िया, v इज गिवन 10। क्या कर लोगे अब? मैं करूं या छोड़ दूं? छोड़ दूं ना, हो जाएगा अब तो। इंटीग्रेशन हमने कर ही दिया है, लिमिट्स पुट करनी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने लिख ही दिया है, दोनों को जोड़ना है और आपको क्या करना है? आंसर कोट करना है। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा है? सी है। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं? आपको जो नोट्स मिले थे उसमें आंसर थे ना? कल वाले नोट्स में आंसर्स मिले थे या नहीं थे? थे ना? तो आपको आंसर्स बेटा अब मैं दे दिया करूंगा, जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपके पास होंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है ये चेक करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं, आप मुझे आंसर बताओ, और वो भी जल्दी से जल्दी बताओ। स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 which moves in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energies is, क्या बेटा? E1 by E2 is equal to M2 by M1, ऐसा लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे? जिनके मन में क्यूरियोसिटी है वो हाथ उठाओ, जिनको लग रहा है कि ये सर ने क्यों बोल दिया। मैंने बोला यहाँ पे E1 by E2 is equal to M2 by M1। क्यूरियस हो इसे जानने में? कैसे लिखा, कैसे बोला? दोनों हाथ उठा दिया, पैर वैर भी। हाँ बेटा, मास डिफरेंट है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी बच्चे ने। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है,
ये जब एक्सप्लोड करती है तो क्या होता है, एक्सप्लोड करने के बाद पहले इसके पास क्या कोई मोमेंटम था, पहले क्या इसके पास कोई मोमेंटम था, नहीं था ना, तो फाइनली भी कोई मोमेंटम होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए ना। तो अगर हमारा ये मास एक्सप्लोड होके m1 और m2 में कन्वर्ट हुआ, m2 ने मान लो v2 से मूव करना स्टार्ट किया और m1 ने किससे मूव करना स्टार्ट किया, v1 से मूव करना स्टार्ट किया, तो एक बात की क्लियरिटी हमें होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं सिंपली कह सकता हूं कि हमारा जो m1 v1 होगा ये किसके बराबर होगा बेटा, m2 v2 के बराबर होगा। इज दिस पार्ट इज ओके, तभी तो नेट मोमेंटम जीरो होगा ना, जितना m1 ने मोमेंटम कैरी किया उतना ही m2 ने किया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो नेट मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो के बराबर हुई, क्या हुई। तो आप यहां पे कह सकते हो कि ये दोनों मोमेंटम्स बराबर होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, p के बराबर होगी। और जैसे ही आप यहाँ पे ये पॉइंट लिखते हो, क्या आप नेक्स्ट ही पॉइंट में अपने आंसर तक पहुंच जाते हो। आपको अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती, मैं देखो आंसर नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कम से कम फिजिक्स में 5 और जगहों पे लगने वाला है। एक जगह तो आप सभी को ऐसे ही ध्यान होगा, जब आप न्यूक्लियाई अभी पढ़े होगे, 12th का जब पेपर दिया होगा तो न्यूक्लियस पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल इमिशन पढ़ा होगा आपने। अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो रेस्ट जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। हम अगर उसकी बात करते हैं वहां पे हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, है ना। एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, टूट गया, एक्सप्लोड नहीं होता वहां पे, वहां क्या होता है, वहां इमिशन होता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। वहां पे एक मास 4 का होता है, दूसरा a-4 का होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती और मास m1 की होती, तो मैं यहाँ क्या लिखता, मैं सिंपल लिखता p² डिवाइडेड बाई 2m1, क्या हमारा आंसर आता। ऐसे ही मैं यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 निकालने जाता, क्या हमारे पास p² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m2, क्या यही आंसर आता। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालता हूं, क्या वो मास के इनवर्स रिलेशन में नहीं है, और अगर है तो क्या मैं यहां से सीधे सीधे E1 बाई E2 को हंसते खेलते हुए m2 डिवाइडेड बाई m1 लिख सकता था, कोई परेशानी थी। अगर मुझे मान लो किसी ने बोला होता कि मेरी टोटल एनर्जी E के बराबर है, आप मुझे बताओ कि E1 और E2 होगा कितना, ये निकाल के बताओ, तो कैसे निकालते। मुझे बोल क्या दिया कि E1 और E2 का सम जो है वो कितना है, E के बराबर है, ये मुझे पता है। तो E1 इंडिविजुअली और E2 इंडिविजुअली क्या होने वाला है, कैसे निकालेंगे, माइनस करके। देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूं। मान लो 100 जूल एनर्जी है और उसको मुझे 2:3 के रेशियो में तोड़ना है, तो आप क्या करते, आप पहले तो टोटल डिविजन्स निकालते, बोलते भाई 2:3 मतलब टोटल डिविजन्स कितने, 5 में से 2 पार्ट किसको दिया, जिसका रेशियो 2 है, और 3 पार्ट किसको दिया, जिसका रेशियो 3 है। तो अगर मैं 100 को 5 पार्ट में डिवाइड करता तो 20-20 के पार्ट्स बनते, 2 पार्ट किसको दे देता, 2 वाले को, और 3 पार्ट किसको दे देता, 3 वाले को। तो 40 जूल और 60 जूल का डिवीजन होता क्या, हाँ या ना। यही काम यहां भी कर रहे हैं बेटा, हमें यहाँ एनर्जी को डिवाइड करना है, और एनर्जी किसके रेशियो में डिवाइड हो रही है, मास के रेशियो में। इनवर्स ही रेशियो हो, लेकिन है तो मास का ही रेशियो ना, m1 और m2। तो टोटल डिविजन्स होने कितने चाहिए एनर्जी में, m1 प्लस m2 के बराबर। और m1 पार्ट आप किसको दोगे, E2 वाले को, E2 को ना, यहाँ इनवर्स रिलेशन है ना, तो E2 को आप कितना पार्ट दोगे, m1 पार्ट, और E1 को आप कितना पार्ट दोगे। क्या टफ है, क्या लॉजिकली आराम से हम समझ सकते हैं। तो ऐसा कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो अभी जो मैंने अप्रोच बोला ये आप लगा पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अब आंसर क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा कि अगर मुझसे E1 कोई पूछता तो मैं लिखता इट इज m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल E, और E है क्या आपके पास, E1 प्लस E2 है ना। दूसरा, अगर मुझसे कोई E2 पूछता तो मैं क्या लिखता, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, E से।
क्लियर है मेरा पॉइंट? मैंने क्या किया, ई में टोटल कितने डिविजन्स किए, m1 प्लस m2 टाइम्स, है ना, और उसमें से m1 किसको दे दिया, m1 पार्ट किसको दे दिया, E2 वाले को, और m2 पार्ट किसको दे दिया, E1 वाले को। डन है? क्लियर बिल्कुल? चलो फिर यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की थी। अब देखो यहाँ पे इन्हीं को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ध्यान से देख लेते हैं स्लाइड को, और जिस पॉइंट में दिक्कत हो उसे हम लोग दूर कर लेते हैं यहीं पे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए यह हमेशा डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। पाथ से कोई मतलब इसे नहीं होने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है ये? आगे आते हैं। दूसरा है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है हमारा, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, इस कारण से ऐसे फोर्सेस को आप कभी कभी क्या कहते हो, डिसिपेटिव फोर्सेस के नाम से भी जानते हो। तो मैं अभी कंफ्यूज आपको करने की कोशिश कर रहा था ना थोड़ा बहुत, जहां पे हम लोग रुके भी थे, थोड़ा डिस्कस भी किए थे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किए थे ना। हमने बोला था पहले कि दोनों में से कोई भी ले पाते। क्यों ले पाते, क्या अब ये क्लियर हो रहा है? अगर हमारा फोर्स नॉन डिसिपेटिव हो, वैसे केस में आप बोलोगे वो कंजर्वेटिव होगा। लेकिन अगर वो डिसिपेटिव है, मतलब पाथ वहां पे बहुत ज्यादा मायने रखता होगा ना, वैसे केस में आपको क्या बोलना पड़ेगा कि हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो डिसिपेटिव फोर्स मोस्टली क्या होती हैं आपकी, पाथ डिपेंडेंट होती हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो वहां पे अगर आप नॉन कंजर्वेटिव के जगह पर एक्सटर्नल ले लेते या एक्सटर्नल के जगह पर नॉन कंजर्वेटिव ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों नहीं ले लेना था। क्या करना था, एक ही लेना था ना। एक फोर्स को एक ही हेड में रखते ना, तो एक ही बार कंसीडर करना था और उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहां आ जाते हैं वापस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिसिपेटिव फोर्सेस, दे डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म्स। यहां पे एक वर्ड आया बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। क्या आप मैकेनिकल एनर्जी जानते हो क्या होता है? क्या आप जानते हो बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? एग्जैक्टली, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। के से मैंने यहां पे काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस किया है, और हमारे पास U क्या है बेटा, यहां पे U इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल एनर्जी। एंड आगे मुझे लगता है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी को ही पढ़ने भी जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा इंट्यूशन था मेरा। आते हैं अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। क्या हो गया आज इतना शांत क्यों हो तुम लोग? मेरा एनर्जी लेवल डाउन है क्या? तो आपका क्यों डाउन हो गया? पढ़ रहे हैं एनर्जी और ये हाल है, कैसे चलेगा काम? चलेगा काम क्या? बोलो, एनर्जी पढ़ रहे हैं तो आज तो और ज्यादा एनर्जी दिखनी चाहिए ना। क्या पीछे बालक, ज्यादा एनर्जी दिखनी चाहिए ना, तो इतना उदास क्यों बैठा है फिर? थोड़ा बहुत एनर्जाइज्ड हो। मैंने बोला था ना, जब हम थोड़ा खुश होकर पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में भी आता है ना। तो थोड़ा खुश हो जाते हैं और लग जाते हैं काम में जल्दी से। और आज आपके तरफ से आंसर्स भी थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब मुझे आवाज कम सुनाई दे रही है। आंसर करेक्ट आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं, बट थोड़े कम आ रहे हैं। तो प्लीज इन्वॉल्व हो, लग जाओ काम में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी which is possessed by the body due to configuration, है ना, ड्यू टू कन्फिगुरेशन। उसके अपने कन्फिगुरेशन के कारण, उसके अपने पोजीशन के कारण जो एनर्जी वहां पे स्टोर हुई, उसे आप क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी का नाम दोगे। अब देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहां पे अंडरलाइन करूं, है ना, और इसके बाद इसे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊं, तो हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, यहां पे दो बेसिक पोटेंशियल एनर्जीज हमें पढ़नी है। पहला जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्या पढ़ना है हमें यहां पे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और सेकेंड क्या पढ़ना है हमें? दूसरा पढ़ना है हमें यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वन इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
अब दोनों एनर्जीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, है ना। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, यहां से इसकी शुरुआत करूंगा मैं, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, थोड़ा सा सुन लो, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट रहेगा, गड़बड़ नहीं करोगे कभी, है ना। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से। घर से आए हो, अभी मान लो आपने घर में 1 गिलास जूस पिया था, तो 1 गिलास जो जूस पिया था या खाना खाया था, उससे क्या हुआ है, आपकी एनर्जी बढ़ी थी या घटी थी, घट गई थी, ओके ठीक है। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ गई थी, ऐसा मानते हो ना। क्या जूस को या उस फूड को आप एक्सटर्नल एजेंट मान सकते हो, तो एक्सटर्नल एजेंट ने आपके बॉडी के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर कोई वर्क किया, तो उससे सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कह सकते हो। आप घर से यहां चलकर आए या किसी व्हीकल से आए, अभी यहां बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपने जो काम किया इससे आपकी एनर्जी बढ़ी या घटी, घट गई। तो आपने जब वर्क किया, जब सिस्टम ने खुद वर्क किया, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, सिस्टम के ऊपर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, तो वैसे केस में क्या हुआ, एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कह सकते हैं ऐसा हम। पोटेंशियल एनर्जी को भी हम ऐसे ही समझते हैं। अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो उस सिस्टम में क्या होता है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे मैं इस पेन को इस ग्राउंड लेवल से उठाकर यहां पर लेकर आऊं, पहले इसकी एनर्जी मान लो 0 थी, अब mgh के बराबर हो गई कि नहीं। आप बताओ इस पे काम किसने किया, मैंने किया, मैंने कोई वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, इसकी एनर्जी बढ़ी। अब मैं इसी पेन को यहां से छोड़ देता, नीचे चली जाती, क्या इसकी एनर्जी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, लॉजिक सोच के देखो, इस पे वर्क किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, मतलब सिस्टम ने खुद वर्क किया क्या। तो जब सिस्टम ने खुद वर्क किया तो क्या हुआ, एनर्जी कम हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हमेशा बात किसकी करेंगे, कि वर्क हुआ कैसे है, किसी बाहर वाले ने किया है या सिस्टम ने खुद किया है। सिस्टम खुद करेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, और बाहर वाले ने किया होगा, कुछ पॉजिटिव वर्क किया होगा, तो क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। डन है। यहां पे हम उसी से इसके कैलकुलेशन को करते हैं। अब मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मुझे u लिखना होता तो आई कैन राइट u इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई g इंटू एच। यहां पे m क्या है, हमारा मास है, और h क्या है, हमारा हाइट है ना। और यहां मैं कंसीडर क्या कर रहा था, मैंने कंसीडर किया है u इज नथिंग बट u फाइनल माइनस u इनिशियल, एंड वेयर u इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है, आपने बेस से, हाँ बेटा बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है ना, वही तो एक सिस्टम का पार्ट हो गया ना, सिस्टम ने ही फोर्स लगाया ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है ना आपका। तो सिस्टम ने खुद क्या किया, एक फोर्स लगाया, किधर फोर्स लगाया, उस मास ने अपने उस वर्च्यू के कारण, अपने उस m के कारण क्या किया, नीचे की ओर एक फोर्स लगाया जो कि mg था, और उस mg ने वर्क किया। mg ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया, इसलिए सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो सिस्टम जब खुद काम कर रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है। जब बाहर वाला उसके ऊपर कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। मैं उस पेन को उठा के ऊपर लेकर आया था तो क्या हुआ था, एनर्जी बढ़ गई थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं वापस से। डेल्टा यू की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो मैं लिखूंगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। क्या ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं बच्चों। ये मैंने इनिशियली अगर शुरुआत की एनर्जी को 0 मान लिया है तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई, और अगर शुरुआत में भी कुछ एनर्जी थी सिस्टम के पास तो आप इसी चीज को क्या बोलोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नाम दोगे। तो ये डेल्टा यू क्या है आपके पास, इट इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डन है बच्चों। मैं यहां से अब थोड़ा आपको और आगे लेकर आता हूं। मैं अब आपको लेकर आ जाता हूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पे। अगर मैं अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक सिस्टम लेना पड़ेगा और ये आपको दिखाना होगा कि मान लो कि यहाँ पे एक मास m रखा हुआ था, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इसको आप यहाँ कहीं पे डिस्प्लेस कर कर लेकर चले गए। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना है, डेल्टा एक्स है। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। हम जानते हैं हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो के एक्स के बराबर होता है, जहाँ पे आप इस डेल्टा एक्स को क्या लिख देते हो, एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हो, यही होता है ना। अब अगर मैं उसी के एक्स को इंटीग्रेट करूं, एफ इंटू डी एक्स करूं, के एक्स इंटू डी एक्स, और उसे इंटीग्रेट करूं, क्या मुझे के एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा? दैट के एक्स स्क्वायर बाई टू इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पे मैं अगर यू स्प्रिंग को लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस यू स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई के इंटू एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहीं पे डेल्टा यू लिखना चाहूँ तो हाफ इंटू के इंटू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। इज दिस टू फॉर्मूलाज आर अगेन क्लियर बेटा? जल्दी बोल दो, आगे बढ़ाऊं मैं यहाँ से? तो यहाँ तक अगर हम समझ चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। अब देखो, अभी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, क्या उसके ऊपर अब ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा? अपॉन द सिस्टम बाई अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाई द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बाई द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अपॉन द सिस्टम बाई अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या लिखना चाहोगे बताओ? बताओ, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं अगर यहाँ बता दूंगा अभी तो आपका फिर जो है ना, जो अभी मैंने जो पॉइंट्स बताए वो बताने का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आपके पास है ही, आपके नोट्स में आपको मिलेगा ही। मेरा ये मानना है कि आपको ये सवाल अब खुद से करना चाहिए। आप एक बार घर पे करना, और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे पास फिर लेकर आना। ठीक है, आपको बाकी कंसेप्ट मैं बता चुका हूं। आंसर इसका अभी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, दिख जाता तो गड़बड़ हो जाती। हाँ बेटा, हाँ मैं यही तो बोल रहा हूं कि अगर मैं अभी आंसर बता दूं ना तो फिर आप इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे, है ना। तो मैं आंसर नहीं बता रहा, और नहीं बताने का एक रीजन है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करो इसको, आप इसके हर एस्पेक्ट को समझो एक बार, और आंसर ऑलमोस्ट आपके पास है। आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया है ऑलमोस्ट आप आंसर को समझ पा रहे होगे, है ना। तो एक बार आप मैच कराना, देखना कि गलती हो रहा है या सही हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। जिसका भी फंसेगा वो मुझसे आके पूछ लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेयर इनफ है ना। इस क्वेश्चन को आपके डिस्कशन के लिए छोड़ा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं दूसरे। ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें एक वर्टिकल स्प्रिंग दिया गया है। इसके ऊपर क्या किया हमने, ऊपर एक बॉल को जो है ना, m मास के बॉल को, जो कि h हाइट एबव था, है ना, इस हाइट, इस वाले पोजीशन से क्या था, h हाइट ऊपर था, यहां से हमने इस बॉल को इसके ऊपर गिरा दिया, ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमने देखा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा स्प्रिंग जो है ना वो टोटल अगर d डिस्टेंस तक हमारा क्या हो जा रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना हुआ होगा ये मुझे निकाल कर बताना है। और वर्क डन को निकालना किन टर्म्स में है, ये जो हमारे सामने दिए हुए हैं इन टर्म्स में है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? मैं इसके फाइनल डायग्राम को दिखा दे रहा हूं आपको। जब ये कंप्रेस कर पा रहा है उस समय यहां कहीं पे हमारा स्प्रिंग पहुंच गया, इसके ऊपर ये बॉल पड़ा हुआ है, ये जो डिस्टेंस मुझे दिख रही है ये d है। क्या ये पॉइंट अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी में आ रहा है? ये हमारा इनिशियल सिचुएशन था, और यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हमारा फाइनल सिचुएशन है। सो नाउ यू ऑल आर सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। कैसे करोगे, क्या करोगे, बताओ जल्दी। मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता, नेट वर्क डन निकालना है। क्या बेटा बोलो?
टोटल हाइट, बिल्कुल। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब जज करना स्टार्ट करता कि मुझे देखना क्या क्या है। पहले बॉल क्या रुका हुआ था, अब भी क्या रुका हुआ है? पहले भी रुका हुआ था, अब भी क्या हुआ है? रुका हुआ है। ऐसे ये पॉइंट क्या सभी को क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? अगर और वो इसे कंप्रेस कर पाता, अगर उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होती तो वो इसे और कंप्रेस करता ना। और कंप्रेस नहीं कर पा रहा है, यही क्या बता रहा है आपको? यही चीज क्या बता रही है आपको? कि यहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनल वाली भी जीरो के बराबर हो गई है। शुरुआत में भी जीरो थी, फाइनली भी क्या है? जीरो है। तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो? मुझे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस चाहिए, लेकिन मुझसे किसी ने ऐसा चॉइस देकर ये नहीं पूछा है कि आंसर इसका जीरो भी हो सकता है क्या। अगर जीरो देते तब तो हमारा स्केप वे निकल जाता, हम बोलते भाई आंसर तो जीरो ही होने वाला है। इसका मतलब इन्होंने बोला कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का जो पहला वाला पार्ट है वो सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा। आपको हर तरह के फोर्स का यहाँ पे वर्क डन लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो mg नीचे की ओर लग रहा है क्या इस बॉडी पे, तो पहला फोर्स हम लोग यहाँ mg मान सकते हैं। दूसरा, जब ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना। कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? क्या ऊपर लगा रहा होगा? kx के बराबर लगा रहा होगा? क्या यही दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, या कोई और तीसरा फोर्स भी है? नहीं है ना। तो मैं यहां सबसे पहले क्या लिखता? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। इज इट ओके? ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया बेटा? mg फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट हुआ h प्लस डी के बराबर, हुआ ना। और स्प्रिंग ने कितना वर्क किया? स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है? जाग जाओ बेटा, नींद से जाग जाओ। चलो थोड़ा सा सर हिला लो, नींद खुल जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? mg मल्टीप्लाइड बाई h प्लस डी। ये क्या हो गया हमारे पास? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो क्या करेंगे? स्प्रिंग ने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? वहां पे नीचे। तो मैं यहाँ पे माइनस से लिखता हूं, और क्या इसे हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिख सकता हूं? से यस और नो? क्या यही दोनों वर्क डन है यहाँ पे? अब चॉइस मैच करा लेते हैं, कौन सा कर रहे हैं? कौन सा कर रहा है बेटा? ए, बहुत बढ़िया, पहला ही चॉइस मिल गया, सर्च ही नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस में क्या हमारा आंसर आ गया। जनरली जब हम डायग्राम नहीं बनाते हैं ना, तो हमें ये चीज नहीं दिखती है बेटा। हम जब डायग्राम नहीं बनाते हैं तो हम मिस क्या कर जाते हैं? हम h प्लस डी को मिस कर जाते हैं। आपको ध्यान में रहेगा ना h प्लस डी क्यों लिया है? क्योंकि h हाइट से आपने गिराया था और उसने स्प्रिंग को भी d तक क्या किया है? कंप्रेस किया है। तो d तक कंप्रेस किया है, तो टोटल जो उसने लेंथ कवर की है वो कितनी हो गई है? h प्लस डी के बराबर हो गई है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन xy प्लेन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज गिवन बाय u इज इक्वल टू दिस, वेयर x एंड पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन। मुझे क्या बताना है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। हाउ आई फाइंड दिस वैल्यू? तो यहां पे सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहिए, तो पेन डाउन कर लो और बोर्ड पे कंसंट्रेट करो पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, अगर मुझे पता है कि हमारा फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव वाला है, तो ऐसे केस में अगर आप फोर्स को निकालना चाहते हो तो देयर इज अ वेरी नाइस रिलेशन फॉर इट। हम जानते हैं हमारे पास जो f होता है ना, इस f को हम लोग माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पूछोगे ये क्या है? पहले तो डेल क्या है? डेल इज एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ता है? अगर हमारा कोई फंक्शन एक वेरिएबल्स पे नहीं डिपेंड कर रहा हो, वो दो तीन वेरिएबल्स हो वहां पे, तो आप किसके रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करोगे? आपके मन में सवाल आएगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। हम जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं फंक्शन को, तो बाकी जो दोनों वेरिएबल्स हैं y और z, उसको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट।
ऐसे ही जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं कौन कौन से, x और z, उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और ऐसे हम लोग इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहां पे आप इस डेल को अभी थोड़ी देर के लिए d मानते हुए सोच लो। ठीक है ना, मुझे आपसे वर्क डन पूछना होता तो वर्क डन का फॉर्मूला आप मुझे क्या बताते, क्या एफ डॉट डी आर बताते? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की बात अगर हम करते तो क्या उसे हम एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर कह सकते थे? से यस और नो। अब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की ओर एफ लगाया था फोर्स, तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा था? हाँ या ना? मैं एफ लगा रहा था, किसके अगेंस्ट लगा रहा था? mg के अगेंस्ट लगा रहा था ना। तो मैं अगर फोर्स ऊपर लगा रहा था तो mg किधर लग रहा था? नीचे। तो मैं अगर वर्क डन को F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स लिखता हूं तो क्या मैं माइनस F कंजर्वेटिव इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं क्या? से यस और नो। F एक्सटर्नल इज जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F कंजर्वेटिव, था ना? तो अगर हम F एक्सटर्नल और FC की बात करें तो दोनों बस क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहे हैं ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स। इसी को मैं अदर फॉर्म में लिखूं तो माइनस ऑफ FC इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकता हूं। देखो तो क्या वही लिखा हुआ भी है, डेल्टा U इज वॉट, माइनस ऑफ F डॉट डी आर, जहां पे F क्या है हमारा, दिस F इज नथिंग बट a conservative force, this one is conservative force। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? से यस और नो। नहीं हुआ? मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, आपने इस मास पे एक फोर्स लगाया ऊपर की ओर, तो इस मास ने खुद फोर्स किधर लगाया? नीचे। जो इस मास ने फोर्स लगाया वो कंजर्वेटिव था। आपका जो वर्क डन था उसे आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हो, वो F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स है। तो क्या अब हम इस F एक्सटर्नल को रिप्लेस करके माइनस FC भी लिख सकते हैं? यही तो किया है, देखो du इज इक्वल टू माइनस ऑफ FC इंटू डी आर, यही किया है ना हमने। इसी को बस रीअरेंज करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता तो मैं लिखता डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड, आगे क्या लगा देते हैं हम? के कैप। क्या लिखने में कोई दिक्कत थी? से यस और नो। इसका रिवर्स फॉर्म भी मैं लिख भी दे रहा हूं कि अगर डेल्टा यू की जरूरत पड़ गई तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव इंटू डेल्टा आर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला भी आपके काम आ सकता है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे। अब यहां पे इस क्वेश्चन पे चले आते हैं जो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। मुझे क्या इस बार u दिया हुआ है बच्चों, और मुझसे पूछा क्या गया है? एक्सेलरेशन निकालने को। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे पहले फोर्स चाहिए होगा ना। फोर्स कैसे निकालूंगा मैं? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल आर से निकाल सकते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं लिखता माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, देन मैं लिखता माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है डिफरेंशिएशन करो। अगर मैं x के टर्म्स में इसे डिफरेंशिएट करता तो क्या मुझे माइनस ऑफ a मिल जाता बेटा? a मिलता है, यहां से माइनस साइन के साथ क्या लगा देते? माइनस ऑफ a। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट मानना है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो दूसरे टर्म को तो लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहां लिखता है इसे ए आई कैप विथ नेगेटिव साइन, और दूसरा क्या अपने आप ये बी जे कैप हो जाता बेटा? से यस और नो। तो ये दोनों मुझे मिल गया। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को निकालूं तो क्या मैं आराम से इसके मैग्नीट्यूड को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। और अगर फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? क्या मैं इसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा क्या? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर? और अगर ये कंसेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल। चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम के नाम से। हम तीन तरह के इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल।
बट यहाँ आने से पहले पहला सवाल मन में आता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास एफ नेट जो हो वो क्या हो, किसी भी बॉडी पे लगने वाला वो जीरो हो जाए, तो वैसे केस में आप क्या बोलोगे, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हमें काम आएगा वो आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं यहाँ पे क्या इसे डेल यू बाई डेल आर लिख सकता हूँ, बोलोगे अभी तो लिखा था सर, क्यों दोबारा पूछ रहे हो, है ना, लिख सकता हूँ ना, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। अब इन तीनों इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा, अगर हम किसी बॉडी पे नेट फोर्स को जीरो कर दें तो उसमें क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मूव करता रहेगा, अगर वो स्टॉप्ड था तो स्टॉप्ड रहेगा, है ना। इसको अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाकर और इसमें एनालिसिस करना शुरू करें कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर हो क्या रहा होगा, फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही होंगी, तो हम कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को ऐसे पोजीशन पे रखें जहां पे अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, उसे ऊपर की ओर मान लो यहां लेकर जाएं या मान लो यहां लेकर जाएं, तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स उसे वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश में लग जाए, दोबारा से इसे क्या करेगा, वो उसे इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाना चाहेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। आपने वैली में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, राइटवर्ड डिस्प्लेस करोगे वापस भागेगा, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करोगे वापस भागेगा ना, इसी को आप क्या कहते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें तो हम बोलेंगे यहां पे इसके पास मिनिमम एनर्जी है, और मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा तो जानते ही हैं। उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन होगा एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मिनिमा के लिए हमेशा क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, और मैक्सिमा के लिए हमेशा क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मिनिमम एनर्जी है, तो मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, u मिनिमम, u यहाँ पे क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा, और u को मिनिमम दिखाने के लिए मैं लिखूंगा डी स्क्वायर बाई यू बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर आप यहाँ पे इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले, ये f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर को यूज कर लो, है ना, इसको अगर आप यूज कर लो तो क्या थर्ड पॉइंट के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका जो डी एफ बाई डी आर होने वाला है ये होगा लेस देन जीरो। क्या ये कहने में कोई दिक्कत है, देखो ना, f के जगह पे ये डालोगे तो क्या यही डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन को अगर हम समझ के यहाँ पे यूज करें तो क्या नेगेटिव हटाने के लिए मुझे ये जो यहाँ पे इनइक्वलिटी है वो बदलनी पड़ेगी। हम यहाँ पे जो ग्रेटर देन जीरो लिख रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा, लेस देन जीरो करना पड़ेगा क्या। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। दूसरी जगह पर आते हैं, सेकेंड है, अगर हम इसी जगह पर हिल पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, एक बार आपने इसे डिस्टर्ब किया, क्या ये दोबारा कभी भी इक्विलिब्रियम पे जाएगा, हाँ या ना, नहीं जाएगा ना। ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या कहते हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो। एक बार डीस्टेबलाइज किया तो अब वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचने वाला। ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। हमें अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं लिखूंगा u की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी है बच्चों, मैक्सिमम। u अगर मैक्सिमम होना है तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, इट शुड बी लेस देन जीरो। एंड फाइनली द थर्ड वन, डी एफ बाई डी आर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्या हम इसे ग्रेटर देन जीरो कह सकते हैं। थर्ड जो इक्विलिब्रियम है ये है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में बच्चों बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के ऊपर एक मास रखा हुआ है। आप मास को राइटवर्ड डिस्प्लेस करो, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करो, क्या उसका इक्विलिब्रियम बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप क्या कहते हो, आप बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे अगर कंडीशंस लिखनी हो तो मैं लिखूंगा u क्या होगा, यहाँ पे u इज कांस्टेंट, u इसका फिक्स्ड रहेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करूँ, ये क्या होगा, ये भी हमारा जीरो के बराबर होगा। तो हमारा जो डी एफ बाई डी एक्स भी जो होगा ये भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से हाँ या ना बोल दो और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक सब क्लियरिटी है सभी को, चलो फिर।
तो यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर छोड़ देता हूं, छोड़ दूं ये क्वेश्चन, अब आप कर सकते हो। यू दिया हुआ है और आपसे कौन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। क्या ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं अब आपके लिए? तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आंसर नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया, जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया उसी के ऊपर। आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पे हम लोग अब सीखना शुरू करते हैं पावर। पावर इज एक्चुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप क्या कहते हो? पावर के नाम से जानते हो। तो अगर मैं पावर को लिखना चाहूं फॉर्मूले के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। वर्क डन को आप क्या कर रहे हो? टाइम से डिवाइड कर रहे हो। इसी को मैं अगर दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करके समझाना चाहूं, एक में बोलूं इंस्टेंटेनियस पावर और एक में क्या बोलूं? एवरेज पावर। तो मैं एवरेज पावर को यहां पे क्या लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और अगर यही इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो जल्दी बोलो, कोई आपकी तरफ से आंसर आ जाए। क्या मैं इसे डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकता हूं? आप बताओ बच्चों, डब्ल्यू क्या है आपके पास? एफ डॉट डी आर है क्या? एफ को बाहर निकाल लिया तो डी आर बाई डी टी बचेगा क्या? और डी आर बाई डी टी को क्या मैं वी लिख सकता हूं? सो आपके पास एक और फॉर्मूला यहां से मिलेगा, दैट इज एफ डॉट वी। अगर आप एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो भी आपको क्या मिलता है? आपका इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाता है। तो पावर की एवरेज वैल्यू है चेंज इन या वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और अगर मैं इसी को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं तो इट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, और यू कैन से इट इज एफ डॉट वी। डन है? कुछ तो बोल दो। आगे आते हैं फिर। अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं बेटा, जो सवाल हम लोगों को करने हैं। ठीक है, आपको यहां पे फोर्स दिया हुआ है और आपको यहां पे क्या निकाल कर बताना है कि यहां पे पावर जो है वो कितना डिलीवर हुआ होगा, है ना। यहां पे पावर कितना डिलीवर हुआ होगा इसके बारे में हमें आइडिया देना है। तो इस आइडिया को कैसे दे पाओगे आप? ध्यान से देखा जाए, मैं बोलूंगा यहां पे अगर मुझे एफ की वैल्यू दी हुई है और एफ मेरे पास 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप है ना। तो यहां से क्या एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं? इट इज इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा क्या? यहां से आप v निकाल सकते हो क्या बेटा? v इज इक्वल टू, क्या आप a dt का इंटीग्रेशन लिख सकते हो? से यस और नो। लिमिट्स कहां से कहां तक डालने हैं? 0 से लेकर t तक। तो जब आप इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जे कैप एंड द होल इज डिवाइडेड बाई m। क्या यही मिलने वाला है? मैंने t dt का इंटीग्रेशन किया बेटा, लिखा t स्क्वायर बाई 2। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन किया, लिखा t3 बाई t टू द पावर 3 बाई 3। क्या यही लिखा हुआ दिखाई दे भी रहा है आपको? मुझे यहां से जो एक्सप्रेशन मिला, मास कितना दिया हुआ बेटा? 1 kg ना। क्यों बार बार उसको आगे हम कैरी करें, यहीं पे उसे डंप कर देते हैं, है ना। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है किसी भी बच्चे को? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, है क्या कोई परेशानी? क्या आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते ही आपका आंसर आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कौन सा आ रहा है बेटा? मुझे नहीं दिख रहा, आप बताओ कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी को हम लोग आराम से करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। तो आपके पास यहां से v आ गया, आपके पास पहले से f था। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, हम एफ डॉट वी करके इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। डन? डन है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। A particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k। पावर क्या गिवन है हमें? k दिया हुआ है और ये है क्या हमारा? कांस्टेंट है। If particle starts from rest, the force on the particle at time t is। यहां पे फोर्स क्या होगा इसके बारे में मुझे बताना है। क्या करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई आइडिया है? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? फोर्स।
फोर्स किसके टर्म में चाहिए? किसके टर्म में चाहिए? टी के टर्म में चाहिए। चाहिए किसके टर्म में? टी के टर्म में। देखो यहां टी दिख रहा है और दिया हुआ क्या है? के मुझे दिया हुआ है। क्या कुछ दिमाग लगा सकते हैं हम इसके ऊपर? तो आंसर है हाँ। अभी तो सर आपने सिखाया है हमें, एक फॉर्मूला हमने यहां पे सीखा है अभी कि हमारा जो पावर होता है ये हमारा F इंटू वी के इक्वल होता है। अभी सीखा है ना? ऐसा सीखा था, यही तो सीखा था। P को इन्होंने क्या बोला है? K बोला है। और F को मैं यहां पे लिख देता हूं M मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dt और V को V छोड़ देता हूं। आप बोलोगे सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? तो देखना बच्चों, याद रखना मेरी बात को, अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और आपका आंसर x के टर्म में हो तो आपको फोर्स को लिखना होता है m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स। एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना v डी वी बाई डी एक्स, आप वो यूज करते हो। और अगर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना होता है तो एक्सेलरेशन को आप डी वी बाई डी टी लिखते हो, जो कि आपको आपके आंसर की तरफ लेकर जाता है। यहां से मैं इसे लिखता अब नेक्स्ट टर्म पे v डी वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई डी टी। एम आई राइट बेटा? अब यहां से क्या हम इसको v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के बाई एम इंटू टी लिख सकते थे? क्या दिक्कत होने लगी फिर? एक मिनट बेटा, कुछ बदलने से कहीं बदल जाए काम। हाँ, मैं इसे v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के एम बाई टी लिख सकता था ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आप आराम से v को 2kt डिवाइडेड बाई m का रूट लिख पाओगे? से यस और नो? और अगर अब आपके पास v आ गया है, क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा? एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो रूट अंडर 2k बाई एम और रूट टी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2 रूट टी। इज इट फाइन? अब इसे मास से मल्टीप्लाई करते ही क्या आपका आंसर आ जाएगा? तो मैंने क्या किया, एक बार रिपीट कर दूं। पावर को k माना था, मैंने पावर को पहले t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, उसके हेल्प से मैंने एक v का फंक्शन निकाल लिया। v का फंक्शन निकालने से फायदा क्या हुआ मुझे? मैं v को अब डिफरेंशिएट करके आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, और एक्सेलरेशन आ गया तो मास से मल्टीप्लाई करके मैं क्या बता सकता हूं? फोर्स बता सकता हूं। तो ये तरीका था हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप इसके आंसर को आराम से कोट कर लेना, ठीक है? कर लोगे? तो उससे तो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा ना, उससे तो पावर आएगा ना। क्या बोल रहे हो? के दिया हुआ है, डाल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से भी इनका कहना ये है कि सर P इज इक्वल टू एफ इंटू वी है ना। आपने सर P को K मान ही लिया है और V आपने निकाल के हमें बता ही दिया, तो V आपने निकाल के बता दिया तो F को क्या हम P बाई वी लिख सकते हैं? वाई नॉट, आराम से हंसते खेलते हुए लिख सकते हैं। सर मुझे ज़्यादा आसान लग रहा था यहाँ पे कि अगर A निकल गया है तो मास से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि यही आदि है हम इस चीज़ के। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हम आदि हैं, हम आराम से उससे भी आंसर पे आ सकते हैं। तो दोनों में से आप जो भी अप्रोच लेना चाहो, यू कैन टेक दैट अप्रोच, ठीक है? आप या तो यहीं से सीधे सीधे आंसर पे जा सकते हो, या आप अगर इस एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से जाना चाहते हो आप यहां से भी जा सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है। क्या इस बार अब मुझे ये बताने की नीड है? बोला गया है कार है हमारा मास m का, जो कि स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, एक्सेलरेट हो रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर जो कार को आप डिलीवर कर रहे हो वो क्या है आपका? P नॉट के बराबर है। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार बतानी है। आपको क्या करना है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। क्या आप निकाल पाओगे? कोई तरीका आपके पास है जिससे ये आंसर आ जाए? जल्दी से सोचो और बोलो। इतना सोचना पड़ गया क्या बेटा? अभी जस्ट तो सिखाया आपको, क्या यही चीज अभी हमने नहीं सीखी थी? आप बताओ मुझे, अभी यही चीज नहीं सीखी थी आपने?
अभी क्या सीखा था आपने, के लिखा था, के जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी नॉट लिखा हुआ है। किसकी किसकी प्रोपोर्शनलिटी आपको निकालनी है, वेलोसिटी की। देखो पिछले स्लाइड में वेलोसिटी किस पे प्रोपोर्शनल है, क्या v इज इक्वल टू के इंटू टी लिखा हुआ दिख रहा है रूट के अंदर। क्या यही हम यहां पे भी आंसर में देख सकते हैं अपना, देख सकते हैं कौन सा आंसर आना चाहिए, ए आएगा या बी आएगा, बी आएगा ना। पी नॉट तो कांस्टेंट ही है, प्रोपोर्शनलिटी में क्यों दिखाओगे उसे, चाहिए क्या, हमें तो सीधे सीधे टाइम ही चाहिए ना। और टाइम में आप यहां पे देखो क्या आपने निकाला था, क्या टी टू द पावर हाफ दिखाई दे रहा था, तो मैं यहां पे भी टी टू द पावर हाफ डायरेक्टली कोट कर सकता हूं, से यस और नो। तो सेम सवाल है, आंसर बस अलग तरीके से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां से बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एक वर्टिकल सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो अलग अलग कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ए बॉटम मोस्ट पॉइंट है, सी टॉप मोस्ट पॉइंट है, बी और डी हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, और हमने पी एक लिया है यहाँ पे जो कि एक रैंडम सा पॉइंट है। पी क्या है हमारे पास, एक रैंडम सा पॉइंट है ना, ये हमने ले लिया है। मैं यहाँ पे बस ये जो 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ, और इसकी जगह क्या मान ले रहा हूँ, थीटा। क्या मान ले रहा हूँ यहाँ पे, थीटा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थीटा की, इसे थीटा ले लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे वर्टिकल सर्कल या सर्कुलर मोशन में जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व हो वो पूछा जाए, तो आपको दो इक्वेशंस लिखने आने चाहिए। पहला फोर्स का इक्वेशन, दूसरा एनर्जी का इक्वेशन। तो मैं ये दोनों इक्वेशंस आपको लिखकर दिखा देता हूं। मैं इस पी पॉइंट पे आपको सबसे पहले फोर्स का इक्वेशन लिखने के लिए सिखाता हूं। अगर फोर्स का इक्वेशन मुझे लिखना हो तो मैं यहां पे बोलता, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा बेटा, mg। यहां पे जो वेलोसिटी होगी, क्या इसको मैं vp से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना। mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इस लाइन के अलोंग, दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा, और इसे आप mg cos थीटा लिख पाओगे, और ये कंपोनेंट आपका क्या बन जाएगा बेटा, mg sin थीटा। अब इस केस में हमने एक थ्रेड से इस मास को बांध रखा है और इसे हम सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, धागे से बांध दिया है, और क्या कर रहे हैं, हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो अगर हम ऐसे किसी सिचुएशन की बात करते हैं तो क्या इससे एक धागा भी लगा हुआ है जिस धागे पे टेंशन T लग रहा होगा, से यस और नो। अब आपको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स सिखाया है ना, क्या आप यहां लिख सकते थे कि हमारा T प्लस mg cos थीटा हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है बेटा, m, आगे क्या लिखोगे, vp स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर लेंथ मैंने r मान ली है तो r लिख सकते हैं। क्या लिखने में कोई दिक्कत थी, हमने टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्सेस लिखे और उसको बराबर किसके कर दिया, एम वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। यहां से आपके पास फोर्स का इक्वेशन आ गया, एम वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। और ये थीटा इस बार आपने कंसीडर कहां से किया है, आपने वर्टिकल पोजीशन से थीटा की वैल्यू को लिया है। अब आप इमेजिन करके सोचते चलो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट की बात करता तो क्या कॉस थीटा जो लिखा हुआ है वो कॉस 180 होता, हाँ या ना। कॉस 180 की वैल्यू क्या -1 होती है, तो आप माइनस माइनस प्लस क्या एम वी पी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी के बराबर उसे लिखते, क्या से यस और नो लिखते। तो इसी तरीके से आप हर जगह पे टेंशन की वैल्यू को कोट कर सकते थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बेटा मैंने बोला एनर्जी लिखनी आनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट पे मैं एनर्जी को कोट करता तो एनर्जी का इक्वेशन मुझे क्या लिखना चाहिए था, आप बताओ। मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखना चाहता हूँ कहाँ पे, इस P पॉइंट पे। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट को बेस मानता और इसके कोऑर्डिनेट्स को मानता 0,0। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना हो तो इस हाइट की जरूरत पड़ेगी। ये R है तो क्या इसका प्रोजेक्टेड जो लेंथ होगा यहाँ पे, क्या आप इसे R cos थीटा कह सकते हो, से यस और नो कह सकते हो। तो ये हो गया आपके पास R cos थीटा और ये है R, मींस आपकी एनर्जी क्या हो गई बेटा, mg R प्लस R cos थीटा। क्या पहला पार्ट क्लियर है,
क्या बेटा? ले सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ की एनर्जी आपको नेगेटिव लिखनी पड़ती, तो मैंने सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या ले लिया? 0 ले लिया, जिससे अब सारी एनर्जी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने लिया mg r प्लस आर कॉस थीटा। साथ में मैं यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर कोट कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या? तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी को कोट कर सकते हो। तो ये दो अगर इक्वेशंस आपको लिखनी आती हैं तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब यहां जो आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। पहला सवाल पूछते हैं हमसे कि अगर हम कंप्लीट सर्कल देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, इसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जिसके लिए वर्टिकल सर्कल पूरा हो जाए। तो इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? यहां पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, वी मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगी फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल इज ऑलवेज रूट अंडर 5gr। कितनी होगी? रूट 5gr होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वीसी मिनिमम की जरूरत है यह है रूट अंडर gr। क्यों रूट अंडर gr है? क्योंकि ऊपर आने के बाद mg नीचे की ओर लग रहा है, वो तो उसे क्या करता? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर चला जाता है ना। तो आप यहां पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते? mg इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो v इज इक्वल टू व्हाट? इट इज रूट gr। क्लियर है क्या? तो यहां पे मिनिमम वेलोसिटी होगी कितनी? बोलो बेटा। टेंशन 0 होगा, बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि यहां पे ये जो mg है वही क्या कर रहा है? उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स mg जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाई आर के। वहां से आप बोल सकते हो कि v की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रूट gr होनी चाहिए। और ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है बेटा vb मिनिमम इट इज इक्वल टू रूट अंडर 3gr। क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है? अब यहां मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो v स्क्वायर बाई आर होता है? तो आप 3gr डिवाइडेड बाई आर करोगे क्या? r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर कितना फोर्स लग रहा होगा? क्या एक्सेलरेशन होगा? 3g के बराबर। डन है बिल्कुल। तो किसी पोजीशन पे आपसे अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछते हैं सेंट्रीपिटल वाला, तो आप सीधे सीधे v स्क्वायर बाई आर से अपने आंसर को कोट कर सकते हो। अब आते हैं, अगर ये वेलोसिटी कम होती, रूट 5gr से कम होती, तो क्या होता? तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे आकर स्लैक कर जाता और वो प्रोजेक्टाइल पाथ में चला जाता। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? और अगर हम सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, बी तक लेकर जाना चाहते हैं, तो वैसे केस में हमारी जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रूट अंडर 2gr। कितनी होनी चाहिए? रूट 2gr। तो आप अगर रूट 2gr या उससे कम वेलोसिटी देते हो तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करता रहता है। क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता है। तो रूट 2gr तक ऑसिलेशन, रूट 2gr से रूट 5gr तक पूरा सर्कल नहीं होगा, बीच में प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, और रूट 5gr या उससे बड़े में वर्टिकल सर्कल आपका कंप्लीट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। अपने पास, अच्छा टाइम मैं एक्सीड कर चुका हूं, सॉरी। इसका आंसर बस एक जल्दी से दे दो कि हम लोग यहीं पे फिर क्लास को एंड कर लें। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which a body of mass m enters a vertical loop of radius r so that it's complete its loop? बहुत अच्छे बेटा, रूट 5gr इज द आंसर। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो यहीं पे आज की क्लास तो ऐसे हम एंड करते हैं, बट वर्टिकल सर्कल पे मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ नहीं लिए हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मैंने जो फॉर्मूले बताए, दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बताए, एनर्जी लिखने का, टेंशन लिखने का, उसको आप यूज़ करो और कुछ क्वेश्चंस में लगा कर देखो। होता है ना कि एक बड़ा सा मुझे पूरा शेप दे दिया गया है, कुछ ओवल टाइप का, बोला गया है किसी h हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, मिनिमम क्या हाइट होनी चाहिए वो जिसके कारण वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाए। होता है ना ऐसा सवाल, ऐसे सवाल को करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो बाहर अभी मैं मिलता हूँ।